नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और आज हम बात करेंगे तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर। मेरे साथ हैं चिराग गोठी, डिप्टी एडिटर क्राइम तक। जो सबूत सामने आए उससे ये पता चला कि तहव्वुर राणा 26/11 हमले के षड्यंत्र रचने वालों में शामिल था। उसका एक जोड़ीदार था और वो पाकिस्तान के मेजर इकबाल के साथ करीबी संपर्क में रहा, जिसके बारे में माना जाता है कि वो पाकिस्तान की जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है यानी आईएसआई है, उस एजेंसी का वो हिस्सा रहा था। मेजर इकबाल ने हेडली को मुंबई ऑफिस संचालित करने और बाद की गतिविधियों की योजनाओं को मंजूरी देने के लिए लगभग $1500 भी दिए थे। जांच से ये पता चलता है कि राणा और हेडली ने अपने पूरे ऑपरेशंस के दौरान मुंबई ऑफिस के माध्यम से भी एक लीगल इमिग्रेशन मामले को आगे नहीं बढ़ाया, जिससे कि पुष्टि होती कि बिजनेस सिर्फ एक दिखावा था, सिर्फ एक सेटअप, एक प्लान था, जो बाद में हमें 26/11 के रूप में देखने को मिला। 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई में हमले किए, जिसमें ताजमहल पैलेस, ओबराय, ट्राइटेंड, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नरीमन, ये हम सभी जानते हैं कि कहाँ पर हमले हुए थे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है चिराग कि अब इसके आने से तहव्वुर राणा, जिसकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी, जो 26/11 का जो हमला था, उस कड़ी को सुलझाने की दिशा में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं इसमें? अनुप, वो चीज सुलझी हुई थी। वो तो इनफैक्ट उसमें पता लग गया था साजिश किसने की, उनका मकसद क्या था, कितने लोग उसमें शामिल थे। जैसे 10 आतंकी आए थे। नहीं, सुलझाने से मेरा मतलब गर्दन दबोचने से थे। हमने कसाब की गर्दन दबोची, अब हमारे हत्थे ये तहव्वुर राणा चढ़ा है, तो ये इस क्रम में मेरा सवाल था। जैसे मैंने आपको बताया कि इस केस में इसकी ये एक साजिशकर्ता था, लेकिन अब इसको कहेंगे मुख्य साजिशकर्ता, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इसमें लोग शामिल थे, जिनमें एक ये था। ये अपनी अरेस्ट इवेड कर रहा था। नेचुरली इससे जब पूछताछ होगी तो और बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी। हो सकता है पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसके और एजेंडों के बारे में पता लगे कि आगे वो उनका क्या प्लानिंग है, क्योंकि ये पिछले काफ़ी समय से ये ट्राई कर रहा था यूएस में भी, और वहाँ भी इसने कई अदालतों में चक्कर काटे थे, कई सारी पिटिशंस लगाई थी, लेकिन वहाँ पिटिशन जब रिजेक्ट हुई हर तरफ से, तब इसकी जो रिहाई का रास्ता है वो साफ हुआ। अदरवाइज इसकी रिहाई का रास्ता ही साफ नहीं हो रहा था। बिल्कुल। इसलिए इसने अपनी पूरी लीगल जो जिसको कहते हैं ना सेफगार्ड, सारे यूज़ किए थे। लेकिन अब जैसे आपका सवाल था कि कितना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए, अगर साजिश पूरे इस जो पूरा आतंकी हमला हुआ था, इसमें अगर मान लीजिए 15 से 20 लोग शामिल थे, जब तक सारे नहीं पकड़े जाते तब तक तो नाम तो यही बोलेगा ना, अगर इस भाई सही बात है। और हो सकता है कुछ और नामों का खुलासा हो, ऐसे नामों गर्दन का खुलासा हो जो अभी दबेगी तक तो पता ही ना उगलेगा हो, ना कुछ, जो अभी तक पता ही ना हो। ऐसे भी कई नाम होते हैं जिनके बारे में पता ही लेकिन नहीं होता। ऐसे लोगों से डील करना, मतलब एक तो उसकी अपनी सुरक्षा, उस पर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कितनी सुरक्षा में इन लोगों को रखा जाता है, किस तरीके से जेल मैनुअल में किस तरीके के चेंजेस ऐसे कैदियों के लिए किए जाते हैं, एक सवाल। दूसरा मेरा ये है इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि ऐसे लोगों से सच निकलवाना कितनी टेढ़ी खीर होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो आप इनको उस तरीके से नहीं कर सकते कि जान ही ना निकल जाए कहीं। देखिए, ये तो मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ, एनआईए में क्योंकि 64 साल इसकी उम्र है। एनआईए है, और वो वहाँ जो ऑफिसर्स जाते हैं, जो आईपीएस ऑफिसर्स वहाँ काम करते हैं, वो सारे वो लोग होते हैं जो तमाम जगहों पर ऑलरेडी पुलिसिंग कर चुके होते हैं। जैसे कई ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो दिल्ली पुलिस में थे, जो एनआईए में शिफ्ट हो गए हैं, तो उनको बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि उनको पता होता है साइकोलॉजिकल, बेसिकली वो आरोपियों से पूछताछ करते हैं, उनको भी पता है कि वो एकदम तो बताने नहीं वाला। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनसे पूछी जाती है, उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड किया जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ध्यान भी रखी जाए। जैसे अपना सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि एक तो एज फैक्टर इसका जो है, क्योंकि ऐसे में बहुत सारी मेडिकल इश्यूज भी होते हैं। वही सारी चीज़ें, 64 की एज है, मेडिकल इश्यूज भी होते हैं, तो बहुत ध्यान से पूछताछ की जाती है ताकि जो एम है वो अपना सधे और इन्वेस्टिगेशन जो है आगे बढ़े। लेकिन एक बात और भी होती है अनूप, क्योंकि इस तरह के केसेस में जब एक कोई आतंकी काफ़ी समय से कस्टडी में होता है, उसका मॉरल बहुत टूट जाता है। अच्छा। वो ऑलरेडी चूंकि यूएस एजेंसीज की कस्टडी में है ऑलरेडी, वहाँ ठीक है, वो अपने लॉयर के थ्रू एप्लीकेशन ज़रूर लगवाता है, लेकिन वो सारी रिजेक्ट हुई है। तो उसका जो मॉरल है वो इतना टूट जाता है कि वो उसके पास सिर्फ एक चीज़ बचती है, और वो ये हथियार बचता है कि जब आप सारी जगह दरवाजे बंद हो गए, तो आदमी आखिरी में सरेंडर करता है कि ठीक है भैया, आप पूछो क्या पूछना, मैं बताता हूँ जो भी है। तो और एजेंसीज का अपना एक स्टाइल होता है पूछने का। नहीं, एज से मेरा एक और सवाल था, क्योंकि जिस एज में वो है, अगर यही 20-25 साल की उम्र में होता तो हो सकता है उसके मन में एक ख्वाब होता कि टाइम सर्टेन पीरियड के बाद हो सकता है कि मेरा
मेरा रास्ता खुल जाए, लेकिन ये तो जिस एज में यहाँ से तो अब तहकीकात शुरू होगी तो फिर मरणोपरांत ही चीज़ें ख़त्म होंगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में इनका टूटने की जो प्रक्रिया है वो धीमी रहती है या तेज रहती है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं, कि जल्दी टूटेंगे ना भाई, उम्र भी मेरी, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। वही मैंने आपको बताया, एक तो एज फैक्टर प्लस मॉरल डाउन होना सबसे बड़ी बात होती है किसी भी क्रिमिनल का या आतंकवादी का। जब आप उसको कस्टडी में रखते हो और जब उसका सारे संपर्क टूट जाते हैं तो वो उसका मॉरल ऑलरेडी डाउन हो जाता है। वो उस स्थिति में ही नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा ये कहें कि आपके अब उसके जीवन में बहुत ज़्यादा चार्म रह जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो कस्टडी में, उसको पता है आज नहीं तो कल उसको फांसी हो जानी है या वो उम्र कैद की सज़ा होनी, जो भी इस केस में। ठीक है, वो अपनी लीगल रेमेडीज अपनी अपनाता है, वो जो ये भी कर रहा था। लेकिन जब इसको लगा कि अब अमेरिका में भी कुछ नहीं बचा है, अब इसने सारी इसकी एप्लीकेशन डिसमिस हुई है, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं। इस वजह से ऑब्वियसली इससे पूछताछ करना और आसान रहेगा। लेकिन जहां तक बात है एज फैक्टर, ये एक बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ऐसे में कई सारी बीमारियां लग जाती हैं ज़्यादा, और अधिकारियों को भी इस बात का इल्म होता है। ऐसा नहीं है कि जो अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं उनको नहीं पता होता, वो भी पेशेंस, क्योंकि उसकी मौत से ज़्यादा उसका जिंदा रहना हमारे लिए ज़रूरी है। आप देखिए ना, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब जैसे ये बताया अभी तो पता चलेगा उसके राज क्या है। राज क्या है, लश्कर तैयबा के आगे की प्लानिंग क्या है, किस नाम से अब वो चल रहा है, और दूसरे ग्रुप्स किस नाम से चल रहे हैं, आईएस का आगे क्या, आईएसआई का आगे किस तरह से जो है वो नेटवर्क फैल रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो इनसे पूछताछ की जाती है। आगे जो पड़ोसी मुल्क है वो कैसे कैसे साजिशें रच रहा है। कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो चार्जशीटेड हो चुके होते हैं, कई आतंकी पकड़े जा चुके होते हैं, लेकिन उनके बारे में आगे कुछ और जानकारी नहीं मिल पाती। तो ये हो सकता है उन कड़ियों को जोड़े। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जब वो पूछताछ होती है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं, जरूरी नहीं कि 26/11 मामले से वो तो निपट गया है, वो तो चीज़ अपना वो तो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। बहुत सारे सबूत उसमें आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्रायल पर आ गई है, कई लोगों को कन्विक्शन हो गई है, कई लोगों को फांसी हो चुकी है। तो ऐसे में अब इससे कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं, बल्कि और क्या चीज़ें हो रही हैं, प्लानिंग है, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या तैयारी चल रही है, वहाँ कहाँ रहा, यूएस में जब रहा, किसके पास, कनाडा में ये क्या, मतलब इसकी क्या गतिविधियां रही, किन किन उससे संपर्क में रहा, उसकी कोई डिटेल मिल पाई है? देखिए, वहाँ ये क्या कर रहा था कनाडा में? इसका मेन एजेंडा सिर्फ एक था और वो था आतंकवाद फैलाना। ये लश्कर तोयबा के लिए काम कर रहा था, जो कि रिपोर्ट्स भी कह रही है। ये कनाडा जरूर गया, लेकिन वहां से ये अमेरिका भी रहा काफी समय तक। ये बेसिकली एक तरह से कहा जाए एक बिजनेस टाइकून बनकर गया कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और एक लीगल उस पर अपनी एक आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने की इसने कोशिश की। लेकिन चूंकि इसके पीछे मकसद कुछ और था तो ये डॉक्टर, लेकिन ये बिजनेस कर रहा है, लगातार संपर्क में है, आतंकी हो गए, तो ये बहुत बड़ी चीज थी। ये इसके अगेंस्ट में था सारी चीजें। जैसे मैंने बताया, इसने शुरुआत में बिजनेस भी किया, कुछ टाइम बिजनेस किया दिखाने के लिए एजेंसी को, लेकिन चूंकि वो हेडली के साथ इसके रिश्ते किस हद तक गहरे थे? चूंकि हेडली इसके बचपन का दोस्त था और बताया जाता है कि दोनों ने साथ में ही सारी प्लानिंग की, और उस दौर से इन्होंने आतंकवाद को अपना रास्ता अपनाया जब उतनी समझ लोगों में नहीं डेवलप होती है। तो इसके रिश्ते कितने करीबी रहे हेडली के साथ में? 2008 में जब ये हमला हुआ था, 2005 में इसकी प्लानिंग रचनी शुरू हो गई और तभी से संपर्क में था। हेडली इसका बचपन का दोस्त है। ये पहले पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में इसने मेडिकल की पढ़ाई की, वहाँ हेडली के संपर्क में आया। हेडली भी एलईटी के लिए काम करता था, ये भी एलईटी के लिए उसने मोटिवेट किया इसको, क्योंकि वहाँ पैसा बहुत था, इसको लगा कि भाई ये, और एजेंडा हेडली ने इसको मोटिवेट किया। ठीक है। उसके बाद ये कनाडा शिफ्ट हुआ, वहाँ भी ये इसी एजेंडे के तहत शिफ्ट हुआ। वहाँ ये बिजनेस कर रहा था छदम तरीके से। इसके बाद ये यूएस आ गया, वहाँ भी ये बिजनेस करने लगा। तो ये इसका एजेंडा, और इसको फाइनेंस जो कर रहा था वो आईएसआई कर रही थी, लश्कर तोयबा कर रहा था। खुद जो कॉलमैन हेडली से इसकी 200 से ज़्यादा बार बातचीत हुई, ये एनआईए की चार्जशीट बोलती। दूसरा, ये 8 से 9 बार कॉलमैन हेडली से भारत में मिला, इसकी भी पुष्टि होती है। पाकिस्तान, कनाडा, यूएस में तो कई बार मिला, यहाँ भी मिला। आप सोचिए, यानी कि जो साजिश करता थे वो यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने पूरी प्रॉपर रैकी की। आप सोचिए, 2005 से प्लानिंग हो रही थी 2008 के हमले की, 3 साल तक इस पूरे मामले की प्लानिंग होती है। उसके बाद ये इस हमले को अंजाम दिया गया, जिसके बाद हमने देखा कि जो आतंकवादी है उन्होंने 10 आतंकवादी आए, किस रूट से आए भी बहुत साफ हुआ था। उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। 166 लोगों की मौत हुई थी, बहुत सारे इंजर्ड हुए थे, बिल्कुल कई पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए थे। तो ये कहना कि ये बेसिकली जो मेन रूट कॉज था वो हेडली था। हेडली के जब ये संपर्क में था, वही इसको मोटिवेट कर रहा था, वही इसको पैसा प्रोवाइड कर रहा था। इसको ये दिख रहा था कि भाई इसको इस चीज़ में तो आसानी से पैसा मिल रहा है, और ये काम में इसको इंटरेस्ट भी आ रहा था, तो इसी वजह से ये उसके साथ जुड़ा रहा। लेकिन एक सवाल ये है चिराग, दरअसल सवाल इसलिए कि जब हमने देखा था
लॉरेंस बिश्नोई को जब हम सुरक्षा में लाते हुए, तो एक अलग तरीके की सुरक्षा थी जिसका जिक्र आप उस रोज़ कर रहे थे। और जब लॉरेंस से भी कई मामलों में पूछताछ होती है तो उसका भी अपने स्तर पर कहना है कि मुझे कुछ इसमें पता नहीं है। हालांकि दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, मैं इस बात को बहुत साफ कर दूं, लेकिन फिर भी एक तो सुरक्षा के लेवल का आप मुझे सवाल बताइए कि इन लोगों को जब लाया जाता है प्रत्यर्पण में, तो क्या मापदंड उसमें फॉलो किए जाते हैं, किस तरीके से इनको जेल तक पहुंचाया जाता है और क्या वो किस तरीके से पूरी सुरक्षा घेरा होता है। दूसरा ये कि जो नकारते रहते हैं, हालांकि आप कह रहे हैं कि मोरल डाउन हो जाता है, वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है वो तो, लेकिन तब भी अगर कोई एक बात को पकड़ ले, जैसे कि लॉरेंस का कई मामलों में नाम आता है मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ जेल में बैठा हूँ, मुझे क्या पता। तो ये इस तरीके की भी चुनौतियां क्या रहती हैं, ये दो सवाल है मेरे। देखिए, पहला सुरक्षा का और उसके पहले बाद आपको सुरक्षा का मैं बता देता हूँ। जहाँ तक बात है, हमने देखा, कई बार देखा हमने एयरपोर्ट पर जब इसको लाया जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेकर जाया जाता था लॉरेंस बिश्नोई को, तो स्पेशल सेल अगर दिल्ली में लाया जाता तो स्पेशल सेल का पूरा सिक्योरिटी इंतजामात रहते हैं आसपास। एक वो जो कवर था वो वाइट कलर का, वो क्या था, वो एक था ना, एक घेरा जो था, गाड़ी थी या क्या था जब लॉरेंस को ला रहे थे, तो वो स्वाट वैन अच्छा, हाँ, बोलते हैं, ओके, जो यहाँ पर दिल्ली में यूज होता है, जो स्पेशल सेल की एक उसकी वाहन क्या है। खासियत है? उसकी खासियत यह है कि वो उसमें खुद जो कमांडोज होते हैं वो तैनात होते हैं, और वो बुलेट प्रूफ होता है। अच्छा, पूरी की पूरी गाड़ी, पूरी की ओके। पूरी। और उसमें ऐसे फीचर्स होते हैं कि ऑब्वियसली आप कमांडोज की कस्टडी में है, बुलेट प्रूफ है, तो ये तो मतलब किसी भी तरह जो कैदी है या जो आरोपी है उसको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि मेन एजेंडा है उसको सजा दिलाना। उसको सजा दिलाना। तो ऐसे ही जब आतंकवादी प्रत्यर्पण की संधि के तहत आते हैं तो उनके लिए क्या नॉर्म्स फॉलो होते देखिए, हैं? यही होते हैं, जब उनको फ्लाइट से उतारा जाता है उसके बाद यहाँ पर अब जैसे एनआईए की कस्टडी लेनी है, तो एनआईए लोकल पुलिस से संपर्क करता है, लाइक दिल्ली पुलिस। यहाँ दिल्ली पुलिस उसको स्कॉट देगी पूरा। अच्छा। कई बार पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी संपर्क किया जाता है, वो भी एयरपोर्ट से उसको बाहर निकालने में ये पूरा डेजिग्नेटेड होता है। मान लीजिए फ्लाइट अगर उतरी है, रनवे पर ही गाड़ी पहुंच जाती है अच्छा। एनआईए की, वहीं से उसको बिठाया जाता है आसपास। कई बार ऐसा होता है 10 से 12 गाड़ियाँ स्कॉट करते हुए उसको एनआईए हेडक्वार्टर अगर ले जाना है तो वहाँ लेकर जाएगी पूछताछ के लिए। मैक्सिमम केसेस में एनआईए हेडक्वार्टर में ही पूछताछ होती है, वहाँ पूछताछ के लिए वहाँ लॉकअप भी है, वहाँ उसको क्योंकि पकड़े जाने पे, सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि पकड़े जाने पे तो उसके वो लोग भी दुश्मन है ना जो उसके दोस्त हो गए, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एनआईए की कस्टडी में रहने का मतलब है कि एनआईए के दफ्तर में लॉकअप में उससे पूछताछ होगी, फिर वहीं उसको लॉन्च किया जाएगा, फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, वो भी लोकल पुलिस की सहायता से उसको कोर्ट में, जैसे पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए कोर्ट है, वहाँ उसको पेश किया जाएगा। डिजिटली या वैसे? कई बार डिजिटली भी पेश किया जाता है, कई बार फिजिकल अपीयरेंस भी होती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर उसको और जेल में कैसे इनके लिए? जेल में देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो कैदी होते हैं, जब उनको कोर्ट मान लीजिए जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है, तो उसके बाद जो वैन होती है, जेल वैन, उनके जरिए उनको लेकर जाया जाता है जेल तक। जैसे तिहाड़ जेल अगर भेजा जाएगा, वहाँ आइसोलेशन में उनको रखा जाता है, उनके लिए सिक्योरिटी सेल बनाई गई है जहाँ पर उनको रखा जाता है, और वो सीसीटीवी से लैस होती है, और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं खुद जो जेलर्स होते हैं, वो करते हैं राउंड द क्लॉक। और उसको दूसरे कैदियों के साथ मिक्सअप नहीं होने दिया जाता, उसकी सिक्योरिटी प्लस दूसरे कैदियों की भी सिक्योरिटी। बहुत सारे इसमें हेल्थ चेकअप वगैरह उसका क्या रूटीन होता है? हेल्थ चेकअप होते हैं उसके लगातार। अच्छा। और एक रूटीन में उसके हेल्थ चेकअप होते हैं, उसके खाने का भी चेक होता है उसको, जो दिया जाता है, ताकि कोई ऐसा ना हो उसको गड़बड़ी कर दी जाए। बिल्कुल। तो इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद उसको टाइम टू टाइम जब पेशी होती है, 14 दिनों के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजना होता है, तो कई बार उसकी डिजिटली पेशी होती है, कई बार उसको जाना पड़ता है। वो भी सेम जेल वैन के जरिए जाएगा, एस्कॉर्ट उसको आसपास करेगी पुलिस की वाहन। वो स्पेशली तिहाड़ जेल प्रशासन लिखता है दिल्ली पुलिस को, या जो भी अगर मान लीजिए दिल्ली में तो दिल्ली पुलिस को, और दूसरी जगह पर है तो। इससे पहले आपने ये पूछा था कि कोर्ट में पेशी के लिए सेम यही प्रोसीजर होता है कि एनआईए की गाड़ी उनको उसको लेने जाएगी, रनवे पर जाएगी, उसको राणा को लिया जाएगा, आसपास लोकल पुलिस का घेरा होगा, उसको एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा, यहाँ पूछताछ होगी, उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, ठीक यही प्रोसेस के जरिए एनआईए की गाड़ी में और आसपास उसको, यानी कि सिक्योरिटी बिल्कुल एकदम चाक चौबंद रहती है, ताकि किसी तरह की कोई गतिविधि ना हो। और सीनियर अधिकारी टीम फॉर्म होती है जो उससे पूछताछ करते हैं, ये भी असाइंड होते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि कोई भी उससे आगे पूछताछ करने लग जाएगा, ये डेजिग्नेटेड पहले से ही होंगे कि अब जैसे मान लीजिए राणा को लाया जाएगा तो ऑलरेडी 3 या 4 आईपीएस ऑफिसर्स की ड्यूटी होगी कि वही इनसे पूछताछ करेंगे राउंड द क्लॉक। तो इस तरह से पूछताछ होती है। और जैसे आपने कहा कि ये 64 साल का है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं टूटने का। कई ऐसे सबूत होते हैं अनूप के, आरोपी को दिखा दिए जाते हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं तो ये क्या है, यानी कि काउंटर क्वेश्चन के लिए सबूत उसके सामने रखे जाते हैं, फिर उससे सवाल किया जाता है कि अब बताइए आपका क्या कहना है। तो
ऐसे में आप झूठ बोलेंगे तो भी आपको फायदा नहीं है बोलने का, क्योंकि डिजिटल या डॉक्यूमेंट आपके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आरोपी के ठीक पास है। कुछ बचता नहीं है। बिल्कुल। और तहव्वुर राणा चूंकि एक बड़ी कूटनीतिक जीत, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, भारत के लिए है। 26/11 हमले की मास्टरमाइंड की एक कड़ी तो ये है ही। इसके अलावा तहव्वुर राणा के पकड़े जाने से ये जानकारियां जुटाने में आसानी होंगी कि आखिर पाकिस्तान और पाकिस्तान में पसरा हुआ आतंकवाद किस हद तक अब भारत के खिलाफ तैयारी कर रहा है, क्या उनकी प्लानिंग चल रही है कहीं और आतंकवाद की। ये खुलासे तहव्वुर राणा से हो सकते हैं, इस तरह की संभावना जताई जा रही है जांच में जब पूछताछ हुई। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर